नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल प्रोसेस इन भारत, भारत में राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रक्रिया कैसे चलती है, उसके बारे में जितने महत्वपूर्ण पर्सन है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ के साथ क्लास को शुरू करें इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा भाई, 25,000 सब्सक्राइबर के अब बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। मात्र 900 सब्सक्राइबर अब अपने कम रह रहे हैं। तो अगर आप जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो 900 सब्सक्राइबर का जो अपना टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे भाई। तो 25,000 का सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसको अचीव करो। 10 तारीख तो हो गई, 10 तारीख तक भी नहीं करें, 15 तारीख तक आप इसको टारगेट को अपन अचीव करना है। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट व मिंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जैसे उस दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे, जैसे आप दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे आप इस प्रकार के हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैनल लिखा है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जो नीचे की तरफ फाइल वाला सेक्शन दे रखा है इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे कोने में आपको सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्या, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल सर्च कर लेना, सिर्फ बीए पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। यहाँ से जाकर पूरी की पूरी क्लासेस को अच्छे से देख लेना। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। स्वत्व जागरण की ऐतिहासिक परंपराओं समकालीन भारतीय राजनीति में उसकी भूमिका के बारे में बात कीजिए। मतलब स्वत्व जागरण की ऐतिहासिक परंपरा क्या रही है और समकालीन भारतीय राजनीति में उसकी क्या भूमिका रही है स्वत्व जागरण की, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वत्व का अर्थ होता है स्व का भाव या आत्मबोध होना, मतलब खुद के बारे में इंसान को जानकारी होना, खुद के बारे में आत्मबोध होना, खुद के बारे में इंसान को समझ आ जाए कि जैसे महात्मा बुद्ध है उन्होंने खुद को जान लिया था भाई, इस संसार को जान लिया था। तो कोई भी इंसान स्वतः का अर्थ यही होता है कि आपको अपने जीवन मेरी यहाँ पर इस जन्म हुआ तो क्यों हुआ है, मुझे ज़िंदगी को कैसे जीना है। अगर इस प्रकार की चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपको किस चीज़ का बोध हो गया, स्वत्व का बोध हो गया, खुद का बोध हो गया। भारतीय राजनीति के संदर्भ में स्वत्व जागरण का अर्थ अपनी संस्कृति, आध्यात्मिकता और ऐतिहासिक पहचान को पुनः जागृत करना है। स्वत्व का अर्थ किस चीज़ से जुड़ा, स्वत्व का महत्व किस चीज़ से जुड़ा रहता है भाई, आपके सामने खुद से जुड़ाव के लिए इस चीज़ को यूज किया जाता है। समझ में आ गया। तो भारतीय राजनीति में बात करें तो भारतीय राजनीति में स्वत्व का अर्थ यही होता है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी आध्यात्मिकता और अपनी ऐतिहासिक पहचान होती है उससे अगर अपन क्या कर देते हैं, जो थोड़ी बहुत खो चुकी है उसको हम पुनः जागृत करने का प्रयास करते हैं, पुनः जीवित करने का प्रयास करते हैं, उसी को स्वत्व के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, स्वत्व के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। फिर से लोगों को इस चीज़ के बारे में समझाएं कि हमारा खान पान क्या था, हमारा पहनावा क्या था, हमारी बोलचाल क्या थी, हमारी भाषा और हमारी संस्कृति क्या थी। जब हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, जानकारी रखते हैं सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रूप से, इसी को स्वत्व के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक परंपराओं की बात करें, भारत में स्वतः जागरण की जड़ें बहुत गहरी हैं। भारत की बात करें, भारत में जो स्वत्व के खुद की जो जागरण की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा गहरी हैं, है ना। हमने कैसे खुद के बारे में, हमारी संस्कृति को पुनः जागृत करने का प्रयास किया, ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हैं। 19वीं शताब्दी के पुनः जागरण काल में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने भारतीय लोगों को अपनी जड़ों की ओर लौटने व उपनिषद मानसिकता से मुक्त करने का आह्वान किया। क्या हुआ, भारत के अंदर स्वतः की जो जड़ें, मतलब खुद के अपनी संस्कृति को पहचानने के लिए लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा अथक प्रयास किए गए। अगर अपन बात करें 19वीं शताब्दी के जो पुनः जागरण काल हुआ उसमें राजा राम मोहन राय हो गए, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया, स्वामी विवेकानंद हो गया, ये तीनों के तीनों वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने किसकी बात की, उस चीज़ की बात की गई कि हमें अपनी संस्कृति को पहचानना चाहिए, हमारी बोली, भाषा और माटी है उसको हमें पहचानना चाहिए, ने अपनी जड़ों को और लौटने की, भाई अपने हमारी जो वास्तविकता है, हमारी जो संस्कृति है उसकी तरफ हमें फिर से लौटना चाहिए। जो पहले भारत में क्या अरब आक्रांताओं ने, तुर्की आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति को पर प्रभाव दिखाया, फिर विदेशी आक्रमणकारी आए उनका थोड़ा प्रभाव देखने को मिला, फिर अंग्रेज आए उनका प्रभाव देखने को मिला। तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारी
पुरानी जो विचारिक संस्कृति थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही थी। उस जो हमारी संस्कृति को जो विलुप्त होने से लौटाने के लिए क्या किया गया, आपके सामने आहवान किया गया कि हमें आपको पुरानी जो औपचारिकता है वहाँ तक, आपके सामने जो पुरानी जो उपनिषद काल की जो मानसिकता है उससे हमें क्या करना है, मुक्त होना है। उपनिषद काल की क्या, जो अंग्रेजों की जो मानसिकता है उस चीज़ से हमें ऊपर उठना है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज और महात्मा गांधी ने स्वदेशी के विचार से इसी स्वतंत्र की राजनीति से अभिव्यक्त थे। मतलब बाल गंगाधर ने क्या कहा कि स्वराज की बात की। स्वराज मतलब हमारे लोगों के द्वारा ही हमारे देश पर राज होना चाहिए। हमारे जो हमारा देश है उस पर किसी और का राज नहीं होना चाहिए, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे बाहर का कोई आक्रमणकारी हो। और महात्मा गांधी ने स्वदेशी की बात की। स्वदेशी मतलब हमें हमारे लोगों के द्वारा बने हुए कपड़ा, हमारे लोगों की संस्कृति, हमारे लोगों के खुद के द्वारा बनी हुई वस्तुओं का उपभोग करना, स्वदेशी चीज़ों का उपभोग करने की बात की गई। ये सब चीज़ें किस चीज़ से जुड़ी हुई थी, स्वतः से जुड़ी हुई थी। वीर सावरकर और श्री अरबिंदो ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से इस भाव को दृढ़ किया। वीर सावरकर और श्री अरबिंदो ने यह कहा कि हमें सांस्कृतिक रूप से क्या करना चाहिए, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। मतलब हमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अर्थ ये होता है कि हमें अपनी संस्कृति को पूरे देश के अंदर, जो हमारी वैदिक संस्कृति थी, हमारी जो हिंदुत्व की संस्कृति थी, या हमारे जो देश की संस्कृति थी, वो पूरे देश के अंदर लागू करनी चाहिए। हमें अपनी माटी, मनुष्य और अपनी आपके सामने जो भाषा है उस पर हमें गर्व करना चाहिए। समकालीन प्रासंगिकता। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वर्तमान भारतीय राजनीति में स्वत्व का भाव राजनीतिक गौरव की पूर्ण स्थापना के रूप में देखा जा सकता है। मतलब आज के समय की जो भारतीय राजनीति है उसमें स्वत्व का भाव कैसे देखने को मिलता है, सांस्कृतिक गौरव के रूप में। सांस्कृतिक गौरव के रूप में देखा जा सकता है कि भाई सभी के सभी लोग भाई आपके सामने सांस्कृतिक रूप से खुद को कैसे महसूस करें कि हम क्या है, हमारी संस्कृति को मानते हैं, इस रूप में देखें। इसमें योग, आयुर्वेद और भारतीय भाषाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करना शामिल होता है कि भाई अगर हमारे देश की जो चीज़ें हैं, हमारे देश की संस्कृति का पूरी दुनिया में प्रचलित होगी तो हमारे देश का नाम होगा। कौन कौन सी हमारी संस्कृति है, योग करना, आयुर्वेद और भारतीय भाषाएं हैं, जब पूरी दुनिया के अंदर प्रचलित होंगी तभी हम प्रतिष्ठित होंगे, हमारा नाम होगा। उपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्ति, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना, भारतीय नौसेना के ध्वज में बदलाव करना और नई शिक्षा नीति लागू करने के माध्यम से भारतीय ज्ञान को परंपराओं से जोड़ा जा रहा है। मतलब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को, हमारी संस्कृति से धीरे धीरे जुड़ाव है वो करते जा रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, जो राजपथ है, क्या है हमारा जो राजपथ है उसका नाम बदल के हमने अपन ने क्या कर दिया, कर्तव्य पथ। समझ में आ गया, राजपथ जो पुराना नाम था उसको चेंज कर दिया उपनिषद काल का कर्तव्य पथ। भारतीय नौसेना का ध्वज जो आपके सामने प्राचीन समय अंग्रेजों के समय से चला रहा था उसको बदल दिया, और नई शिक्षा नीति है एनईपी वगैरह लगाकर धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है कि अंग्रेजों की जो मानसिकता है उससे हम दूर जा सकें। आत्मनिर्भर भारत, आर्थिक क्षेत्र में स्वत्व का अर्थ विदेशी निर्भरता को कम करके स्थानीय संसाधनों और कौशल को बढ़ावा देना है। क्या है, आर्थिक क्षेत्र में स्वतः का अर्थ यही होता है कि हम क्या करें, विदेशी निर्भरता को घटाएं और स्थानीय संसाधन और कौशल को बढ़ाएं। धीरे धीरे हमें क्या करना है कि हमें विदेशी तकनीकी को कम करके हमारे लोगों के द्वारा हमारे लोगों की तकनीकी ज्ञान में बढ़ावा करना, जिससे क्या हो सके भाई, लोगों में कौशल बढ़ सके और लोग हैं अपने संसाधनों का अच्छे से प्रयोग कर सकें। समकालीन राजनीति में यह विचार न केवल राष्ट्रीय पहचान को सशक्त कर रहा था बल्कि विकास के लिए एक भारतीय मॉडल के लिए को भी जन्म दे रहा था। मतलब आर्थिक क्षेत्र में स्वतः का अर्थ यही होता है कि हमें विदेशी जो निर्भरता उस पर कम करना है, हमारे कौशल को बढ़ावा देना है, हमारे लोगों की आपके सामने। अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक व आर्थिक आयामों की विवेचना करते हुए उनकी उपलब्धियों और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। क्या करना है, भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक व आर्थिक आयामों की विवेचना करते हुए उनकी उपलब्धियों के बारे में और चुनौतियों के बारे में अपन को क्या करना है, प्रकाश डालना। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति का भी साधन है। क्या है, भारतीय लोकतंत्र हमारा लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक तक ही सीमित नहीं है बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति का भी प्रतीक है। कैसे, एक भारतीय समाज जो आपके सामने इतने लंबे वर्षों तक, 200 सालों तक लगभग अंग्रेजों के चंगुल में फंसा रहा, उपनिवेश काल का अपने शिकार
हुए हम अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन फिर भी हम हमारे देश को लोकतंत्र दिलाने में सफल रहते हैं। भारत के साथ आज़ाद हुए बहुत से देश, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश, बांग्लादेश तो खैर बाद में होता है, श्रीलंका हो, भारत के आसपास ये सभी जो आपके सामने देश हैं वो क्या हुए थे, लोकतंत्र स्थापित किया था इनमें। लेकिन आज उनके लोकतंत्र की स्थिति देखोगे तो बिल्कुल चरमरा गई है, या बिल्कुल नाम मात्र की लोकतांत्रिक परंपराएं देखने को मिलती हैं। लेकिन भारत जिस दिन से लोकतंत्र बना उससे आज तक भारत में लोकतांत्रिक परंपराएं वैसी की वैसी जीवित हैं। हम सिर्फ लोकतंत्र के लिए सिर्फ संविधान के निर्माण करने तक ही सीमित नहीं रहे, हमने उस संविधान के अनुसार पूरे देश को चलाया भी, उन परंपराओं को हमारे द्वारा माना भी गया। तो भारत में लोकतंत्र सिर्फ एक राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं थी, क्या नहीं थी, सिर्फ एक राजनीतिक तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति के रूप में भी हमने समझा। किस रूप से, सामाजिक रूप से, और आर्थिक क्रांति के साधन भी बनाने का काम किया। सामाजिक और आर्थिक आयाम क्या होते हैं? पहला होता है सामाजिक आयाम, इसमें जातिगत भेदभाव को समाप्त करना, महिला सशक्तिकरण व समावेशी समाज का निर्माण किया। हमने क्या किया, धीरे धीरे जो जातिगत भेदभाव देखने को मिलता था, कौन सा भेदभाव, जो जातिगत भेदभाव देखने को मिलता है, उस जातिगत भेदभाव को समय के साथ हमने खत्म करने का प्रयास किया। सबसे बड़ी समस्या भारतीय समाज में ये थी कि हम बटे हुए थे, अलग अलग जातिगत रूप से जो नीचे की जातियां हुआ करती थी उनको ऊंची जातियों के द्वारा प्रताड़ित करना, शोषित करना, उनको बराबरी का हिस्सा नहीं देना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती थी। उस जातिगत भेदभाव को हमने क्या किया, जैसे ही हम स्वतंत्र हुए हमारे संविधान में कुछ प्रावधान डालकर हमने क्या कर दिया, उस भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया। चाहे वो प्रयास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हो, हमने हर संभव प्रयास किया गया हमारे द्वारा कि हम उस जातिगत भेदभाव को दूर कर सकें। समय की बदलती हुई मांग के अनुसार महिला सशक्तिकरण, समाज में, भारतीय समाज में महिलाओं का भी अधिकार उतने नहीं थे जितने अन्य देशों में देखने को मिलते थे। महिलाओं को सिर्फ घर तक सीमित रखा जाता था। तो हमने समय की मांग को समझा कि अब महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं रह सकती, उनको घर से बाहर जाकर काम करना चाहिए, ये समय की मांग है। हमने उसको समझा और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया। किसको, महिला सशक्तिकरण को भी हमारे द्वारा बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया गया और समावेशी समाज का निर्माण भी किया गया। समावेशी समाज कैसा समाज होता है, जहाँ पे हर समाज, हर धर्म, हर कुल के लोगों की बराबर का हिस्सा मिले, इस प्रकार के समाज का भी हमने निर्माण किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि बिना सामाजिक लोकतंत्र के राजनीतिक लोकतंत्र कभी भी नहीं चल सकता। काफ़ी अच्छी बात कही उनके द्वारा कि अगर हम एक तरफ बात करते हैं लोकतंत्र की, लोकतंत्र जब तक सफल नहीं हो सकता जब तक सामाजिक रूप से सभी लोगों को बराबरी का हिस्सा नहीं मिल सकता। क्यों? अगर समाज में सभी लोगों को बराबरी का हिस्सा मिलेगा तभी राजनीतिक रूप से लोकतंत्र है वो सफल रहेगा। क्या होगा? तभी जो लोकतंत्र है वो राजनीतिक रूप से सफल हो सकता है। जब आप सामाजिक लोकतंत्र आपका सफल होगा तभी आपका राजनीतिक लोकतंत्र भी सफल होगा। आर्थिक आयाम, इसका लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। आर्थिक आयाम क्या है? आर्थिक आयाम यही है कि हमारे द्वारा एक उस प्रकार के एक लोक कल्याणकारी लक्ष्य कैसा हमारा, कि हम एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करें जहां पर क्या हो, सभी लोगों को संसाधन क्या न्याय संगत रूप से वितरित हो। क्या, जितने भी जो संसाधन है वो थोड़े थोड़े सभी लोगों को मिले, न्याय संगत रूप से सभी लोगों को संसाधन मिले और गरीबी उन्मूलन देखने को मिले। क्या हो, धीरे धीरे समाज में गरीबी है वो हट जाए। तो हमारा हमेशा लक्ष्य यही रहा, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तब भारत में बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलती थी, गरीबी देखने को मिलती थी। क्या, हमारे जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा भाई गरीबी वगैरह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो हमारे द्वारा यही प्रयास किया गया कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, जिससे न्याय संगत तरीके से आपके सामने क्या हो, संसाधनों का वितरण हो सके। उपलब्धियां, एक सफल लोकतांत्रिकरण करना, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे स्थिर लोकतंत्र बनाना। भारत एक छोटा देश नहीं है भाई, भारत दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्याओं वाला देश है। भूमिगत दृष्टिकोण से भी अपना 7वां स्थान आता है। और खास बात यही नहीं, और बड़े देश तो बाहर से और भी हैं, है ना। जनसंख्या की दृष्टि से तो अपने पहले, लेकिन बाहर से पहले चाइना भी हुआ करता था। लेकिन वहां के लोगों की भाषा, संस्कृति, राजनीतिक विविधताएं और चाहे भौगोलिक विविधताएं, इतनी ज़्यादा विविधताएं नहीं थी जितनी भारत में थी। भारत के अगर
कहते हैं तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हो तो भी इतना बदलाव देखने को मिलता है। हर राज्य की अपनी भाषा है, अपनी बोली है, अपना खान पान है, अपना रहन सहन है, अपनी वैचारिकता है, अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं। हमें इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलना था, तो एक बहुत बड़ी बात थी। और हमें इस प्रकार का प्रयास करना था कि हम ना सिर्फ सबसे बड़े लोकतंत्र बनने की तरफ बढ़ें, बल्कि एक सफल और एक स्थिर लोकतंत्र का भी जन्म देने में हम सफल हुए। तो यही है, हमारे द्वारा यही प्रयास किया गया कि कैसे भी करके अपन क्या है, एक सफल लोकतांत्रिकरण की तरफ आगे कैसे बढ़ सकते हैं। सशक्तिकरण की बात करें, आरक्षण और पंचायती राज 73वां और 74वां आरक्षण के माध्यम से हाशिए के समूह की सत्ता में भागीदारी हुई। क्या हुआ, आरक्षण का हमारे द्वारा जो आरक्षण लागू किया गया, चाहे 73वां संविधान संशोधन हो चाहे 74वां, जिसमें पंचायती राज मतलब सबसे जो निचला तबका है, ग्रामीण तबका है ना, उसको भी राजनीतिक स्तर, राजनीति में भाग लेने का हिस्सा मिल सके, इसके लिए पंचायती राज की व्यवस्था की गई। 73वें व 74वें संविधान संशोधन के अंदर गाँव में पंचायत बनाई गई और यहाँ पर शहरों में नगर पालिकाओं का निर्माण किया गया, जहाँ पर गांव में सरपंच का चुनाव करवाया जाता है, डेलीगेट्स का चुनाव कराया जाता है। यहाँ पर आपके सामने मेयर का और वार्ड का चुनाव देखने को मिलते हैं। तो हर व्यक्ति को कोशिश की गई चाहे कैसे ना कैसे राजनीति से जुड़ाव करवाया जाए। आर्थिक विकास, एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। हमारा क्या था कि हम क्या थे, एक कृषि प्रधान देश थे। कैसे देश थे, हमारा देश है वो लगभग किस चीज़ पर निर्भर करता था भाई, आपके सामने कृषि पर निर्भर करता था। हमारा यही प्रयास रहा कि हमारी जो निर्भरता है वो कृषि पर है, उस निर्भरता को बनाए रखते हुए हमें क्या करना है, औद्योगिकरण को भी बढ़ावा देना है, तकनीकी रूप से भी आगे बढ़ना है। तो हमारे द्वारा कृषि प्रधान देश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमने औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दिया, कृषि को भी साथ लेकर चले गए, और सर्विस सेक्टर है या तकनीकी सेक्टर में भी हमने बहुत ज़्यादा प्रयास किए और आगे बढ़े। चुनौतियां, असमानताएं, बढ़ती हुई आर्थिक गरीबी। लेकिन ये जो हमारे लोकतंत्र की जो लड़ाई है वो आसान नहीं रही है। ये इतनी आसान आपके सामने, जितनी कहानी के रूप में आपको बता रहा हूँ, इतनी हमारी लोकतंत्र की जो सफ़र है वो इतना आसान नहीं है। इसके सामने काफ़ी चुनौतियाँ भी हैं। पहली चुनौतियाँ है बढ़ती हुई आर्थिक खाई। धीरे धीरे आप देखते जा रहे हो कि समाज के अंदर, अमीर और गरीब के अंदर बहुत बड़ी जो खाई है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और ये खाई आपके सामने बहुत ज़्यादा परेशान का सबक है। धीरे धीरे क्षेत्रीय असंतुलन भी देखने को मिलता है। समाज का कुछ तबका है जिसके पास धन दौलत संपत्ति सब कुछ है, एक तबका है जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हो रहा है। अगले वाला पॉइंट है भ्रष्टाचार और अपराधीकरण। राजनीति में धनबल और बाहुबल का प्रभाव होना। भारतीय राजनीति को, आप सभी को पता है, भारतीय राजनीति कहीं भी धनबल, पैसे के दम पे राजनीति करना, और बाहुबल, लोगों को डरा धमका के राजनीति करने का जो प्रयास होता है, उस चीज़ से कहीं भी अछूती नहीं है। आप सबको भी इस चीज़ का पता है। तो भारतीय राजनीति में धनबल और बाहुबल का बहुत अधिक प्रयोग देखने को मिलता है, और ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण। धर्म और जाति के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण करना लोकतंत्र के विमर्श को प्रभावित करता है। क्या होता है, जब लोगों को, भारतीय राजनीति की एक विडंबना है कि आज भी 21वीं सदी में हम जितने शिक्षित होते चले जा रहे हैं उतने ही हम पिछड़ते जा रहे हैं नैतिक रूप से। आज भी लोग जाति और धर्म के आधार पर वोट देते हैं, जाति आधार पर और धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट किया जाता है। चलिए अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले प्रमुख कारकों का विश्लेषण कीजिए। अर्धसंघवाद व गठबंधन की राजनीति का विशेष प्रकाश डालिए। क्या बताना आपको, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले प्रमुख कारक क्या क्या हैं। अर्धसंघवाद और गठबंधन की राजनीति पर क्या विशेषता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना। 1947 के बाद में भारत के द्वारा कई राजनीतिक यात्राएं कई चरणों और विचारधाराओं से प्रभावित रही। मतलब जैसे भारत आज़ाद हुआ, भारत की अपनी इस आज़ादी की लड़ाई के बाद में भारत की जो राजनीति है उसने कई चरण देखे। एक चरण ने उनके द्वारा कई चरण देखे गए, और हमारे द्वारा क्या है, अलग अलग प्रकार की विचारधाराओं के द्वारा हम प्रभावित हुए। हमारे द्वारा क्या है, हम एक प्रकार के नहीं, अलग अलग प्रकार की जो विचारधाराएं हैं उन सभी विचारधारा से हमारे लोग वो प्रभावित रहे।
पहली विचारधारा है राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस प्रणाली का वर्चस्व भाषाई आधार पर पुनर्गठन। स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस प्रणाली का जो वर्चस्व भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया गया, पुनर्गठन किया गया। चाहे उसमें 1956 हो या 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों के लिए एलपीजी व्यवस्था को गहरे से प्रभावित किया गया। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, तेलुगु भाषा के आधार पे, है ना, मलयालम भाषा के आधार पे धीरे धीरे आपके सामने क्या हुआ, भारत में भाषा के आधार पे लोगों को, चाहे मराठी भाषा के आधार पे, एक भाषाई आधार पे क्या हुआ, आंदोलन देखने को मिले। खास करके दक्षिणी भाषा में अपनी भाषा को लेकर लोगों में विशेष रूप से क्या है, एक कनेक्शन है। तो लोगों ने क्या भाषा के रूप से लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया गया। इसीलिए भाषा का जो पुनर्गठन है, भाषाई आधार पर पुनर्गठन 1956 में और 1990 में आपके सामने लिबरलाइजेशन, जो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो आपके सामने बढ़ावा दिया गया। आज जो भारतीय अर्थव्यवस्था देखते हो, जिसमें हम विदेशी चीज़ों को खरीद पा रहे हैं, और आज अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है जिसमें 10 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो डंका बजाया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं इस आर्थिक सुधारों का आपके सामने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान था। अगर वो सब नहीं होते तो ये सब चीज़ें भी नहीं होती। अर्ध संघवाद, क्वासी फेडरलिज्म। केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। क्या कहा है? केसी जो वियर है उन्होंने क्या, भारतीय संविधान वो अर्धसंघीय। अर्धसंघीय क्या है? जिसमें राज्यों की भी कुछ हिस्सेदारी है और जहां पर राज्यों की भी केंद्र की भी हिस्सेदारी है और राज्यों की भी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी होती है। भारत में सीमा जो केंद्रीय सूची में केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी नियम कायदों को माना जाता है, राज्य सूची में राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी नियम कायदों को माना जाता है। तो भारत को क्या है, अर्धसंघीय प्रणाली में अपन देख सकते हैं। भारत में केंद्र और राज्य दोनों के पास शक्तियां हैं, लेकिन आपातकाल व राष्ट्रीय हित के लिए केंद्र अधिक शक्तिशाली हो जाता है। भारत की बात करें तो केंद्र और राज्य के दोनों के पास कुछ ना कुछ शक्तियां जरूर देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसे आपातकाल आता है क्या होता है, जैसे ही आपातकाल आता है आपके सामने क्या होता है, राष्ट्रीय हित के समय केंद्र और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। क्या होता है, जो हमारा केंद्र है वो धीरे धीरे उसकी शक्तियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि अनुच्छेद नंबर 356, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 356 है, उस समय और ज़्यादा क्या हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। विशेषताओं की बात करें, एकात्मक आत्मा के साथ संघीय ढांचा ये विविधता व राष्ट्रीय एकता के बीच में संतुलन स्थापित करता है। क्या होता है, एकात्मक आत्मा के साथ जो संघीय ढांचा है, मतलब केंद्र की मजबूती के साथ साथ जो अपना राज्य है उसके अधिकारों को भी ध्यान में रखा गया है ना, हमारे देश की। क्यों? क्योंकि केंद्र तो भाई, अगर साउथ का कोई मुद्दा है उसको शायद केंद्र अच्छे से नहीं समझ पाए जितना वहां की राज्य सरकार समझ पा रही है। तो यही चीज है, भारत में केंद्र को तो मजबूत किया गया, लेकिन उसके साथ राज्यों को भी बराबरी का हिस्सेदारी और शक्तियां दी गई हैं। गठबंधन की राजधानी, कोएलिशन पॉलिटिक्स। कोएलिशन पॉलिटिक्स क्या होता है, 1989 व 2014 तक के दौर में भारतीय राजनीति का गठबंधन युग के रूप में जाना जाता है। मतलब 1989 से लेकर 2014 तक भारत में क्या है, एक गठबंधन का दौर रहा। गठबंधन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर आपके सामने सरकार चलाएं, उसी को क्या कहा जाता है, गठबंधन की सरकार के रूप में कहा जाता है। गठबंधन की सरकार के बहुत से फायदे हैं, बहुत से नुकसान भी होते हैं। प्रभाव की बात करें, जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिले तो क्षेत्रीय दलों का विशेष महत्व बढ़ जाता है, और यह महत्व बढ़ना भी चाहिए। अगर कोई एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है तो क्या होता है, आपके सामने जो क्षेत्रीय दल है वो क्या है, उनका महत्व बढ़ जाता है। क्षेत्रीय दल अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि कैसे भी उनको क्या हो सके भाई, उनको भी हिस्सेदारी मिल जाए। इससे शासन में क्षेत्रीय महत्वाकांक्षों को जगह मिलती है, जिससे कई बार गठबंधन की मजबूरी के कारण निर्णय लेने में दूरी देरी भी होती है। क्या होता है, जैसे कि भाई अब आज के समय एनडीए की सरकार है, अब की बार एनडीए की सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार है। पिछली बार तो बीजेपी की सरकार बन रही थी, लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार है एनडीए की। इसमें नीतीश कुमार बाबू हो गया, चंद्रबाबू नायडू हो गए, और आपके सामने बीजेपी की इन और भी अन्य लोग जो एनडीए के सहयोगी है, उन सब लोगों ने क्या कर रखा है, मिलकर सरकार बना रखी है भाई। तो इन सब लोगों का क्या भाई, आपके सामने अब कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा है, आंध्र प्रदेश की कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, बिहार की कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, वो सब लोग क्या प्रयास करेंगे कि भाई हमारी सरकार वहां पर है तो हम उसी आधार पर क्या कर सकें,
सरकार है वो बनाए। वर्तमान स्थिति की बात करें 2014 के बाद में फिर से एक दलीय सिंगल पार्टी डोमिनेंस देखने को मिला। 2014 के बाद में क्या रहा, लगातार 10 साल तक 2 बार बीजेपी है वो लगातार बहुमत में आती है, लेकिन गठबंधन एनडीए इंडिया का अभी भी राजनीति पर एक बहुत अनिवार्य अस्तित्व बना हुआ है। एनडीए गठबंधन है, आपको पता है इसी समय इस बार आपके सामने एनडीए गठबंधन की सरकार देखने को मिलती है। सिंगल पार्टी गठबंधन जो सरकार है इस बार नहीं देखने को मिली है। और इंडिया गठबंधन है जो विपक्ष का गठबंधन, उसका भी महत्व है। तो भारत में गठबंधन का महत्व अभी भी गया नहीं है, अभी भी चल रहा है भाई आपके सामने। समझ में आ गया। तो स्वतंत्रता के बाद में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने के लिए अपने विशेषताओं के बारे में देखा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दें। 73वें व 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में विवेचना कीजिए। क्या बताना आपको, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रभावों के बारे में बताना, मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, उसके प्रभाव क्या होते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताना है। और 73वां व 74वां संविधान संशोधन के संदर्भ में आपको 73वां 74वां संविधान संशोधन के विशेष संदर्भ में आपको बताना है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता का उच्च स्तर केंद्रीय राज्य से निम्न स्तर निम्न इकाइयों तक स्थानांतरण होना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है, सत्ता है वो ऊपर के लोगों के हाथों से, ऊपर के लोगों के हाथों से नीचे की जो लोग होते हैं, सत्ता है वो उच्च स्तर से आपके सामने जो निम्न स्तर होता है वहां तक आपके सामने जो पहुंचना होता है, उसी को क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मतलब सत्ता, भाई सत्ता था सिर्फ दादा का, जो ताकत है ना वह सिर्फ दादा का हाथ में नहीं होकर घर का सारा मेम्बराकन भी है, तो उन्हीं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम जैसा जाने चाहिए। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण क्या होता है, अगर सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में रहे, जैसे कहाँ रहता है, किम जोंग के पास उत्तर कोरिया में, समझ में आ गया। और भारत में क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। सरपंच के पास भी सकते हैं, एमएलए के पास भी सकते हैं, एमपी के पास भी सकते हैं, मुख्यमंत्री के पास भी कुछ सकते हैं और प्रधानमंत्री के पास भी शक्तियां हैं। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सभी मिलेंगे तभी सब कुछ होगा। उसी को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। आम आदमी की शासन में भागीदारी बनी रही। भारत में 1992 के अंदर आपके सामने क्या देखने को मिलता है, 73वां पंचायती राज और 74वां नगर पालिका संविधान संशोधन देखने को मिलते हैं। भारत में हर नागरिक है वो राजनीति से जुड़ा रहे, क्या रहे, भारत में हर नागरिक है वो राजनीति से जुड़ा रहे। इसके लिए क्या किया गया भाई आपके सामने, 73वां व 74वां जो संविधान संशोधन है वो देखने को मिला। कब, 1992 के अंदर जो 73वां संविधान संशोधन और आपके सामने 74वां संविधान संशोधन देखने को मिला। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र है, पहले भाई आपके सामने लोग एमएलए एमपी को चुन लेते थे, उनका इतना महत्व था, लेकिन हर गांव, हर पंचायत समिति, हर शहर के क्षेत्र से लोग राजनीति से थोड़ा थोड़ा जुड़ाव महसूस करें, लोग सवाल पूछ सके अपनी स्थानीय इकाइयों से, इसकी ज़रूरत महसूस हुई जब भारतीय लोकतंत्र को, तब ये संविधान संशोधन किए गए। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था आई, जिसमें क्या हुआ, जो सरपंच है उसके चुनाव होने शुरू हुए और 74वें जो मेयर है उसके आपके सामने क्या है, चुनाव करवाने शुरू किए गए। संविधान संशोधन ने इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ये जो संवैधानिक संशोधन किए गए, इससे क्या हुआ, अब ये संविधान का अभिन्न अंग हो गया है। हर 5 वर्ष में जैसे आपके सामने संसद के, विधानसभा के चुनाव होते हैं, वैसे ही पंचायती राज और नगर पालिका के भी चुनाव देखने को मिलते हैं। प्रमुख विशेषताओं की बात करें, पहला पॉइंट है त्रिस्तरीय ढांचा। कैसा ढांचा देखने को मिलता है, त्रिस्तरीय ढांचा देखने को मिलता है, जहां पर प्रत्येक गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया गया। क्या किया गया, 3 स्तर बनाए गए। सबसे निचला स्तर क्या था, आपके सामने गांव, आपका गांव होता है, 3, 4, 5 गांवों को मिलकर एक क्या बनाई गई, पंचायत समिति है वो बनाई गई। क्या बनाई गई, ग्राम पंचायत बनाई गई, मैंने पंचायत समिति बोल दिया। ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया। 3-4 गांवों को क्या करके क्या किया गया, ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया, ग्राम पंचायत का निर्माण किया गया। फिर ऐसे 15-20 गांवों को मिलकर एक पंचायत समिति बनाई गई। क्या बनाई गई, पंचायत समिति। पंचायत समिति किस पे होती है, आपके ब्लॉक के स्तर पे होती है। समझ में आ गया। और जैसे आपके सामने 5-10 ब्लॉकों को मिलकर जिला स्तर पे क्या बनाई गई, जिला परिषद है वो, उसका निर्माण किया गया। तो इस तरीके से निचले गांवों के स्तर से फिर ब्लॉक के स्तर पे और जिला के स्तर पे शक्तियों का आवंटन देखने को मिला गया, एकदम नीचे से ऊपर तक इन सब चीज़ों को लेकर आया गया।
तो यही आपके सामने भारत के राजनीति के अंदर त्रिस्तरीय ढांचे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राजनीति के ढांचे में इसको किस नाम से जाना जाता है? त्रिस्तरीय ढांचे के नाम से इसको जाना जाता है, जहां सबसे निचला तबका गांव, फिर ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन तक सभी चीजें देखने को मिलती हैं। अगले वाला पॉइंट है आरक्षण का। महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 आरक्षण देखने को मिला। महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण था भाई? 1/3, 33%। मतलब अगर 3 सीटों का आवंटन किया जा रहा है तो उसमें से 1 सीट किसको दी जाएगी? महिलाओं को दी जाएगी। किनको दी जाएगी भाई? महिलाओं को दी जाएगी। महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण दिया गया। कई राज्यों में कितना? 50% तक। मतलब कई राज्य ऐसे हैं जिसमें क्या 50% तक आरक्षण दिया गया महिलाओं को। अगर 10 सीटें बांटी जा रही हैं तो 5 सीटें महिलाओं को देखने को मिलेंगी, 5 पुरुषों को देखने को मिलेंगी। और न्यूनतम कितनी है? 33। 9 सीट है तो 3 सीटें महिलाओं को मिलने वाली है। समझ में आ गया? तो ये पंचायती राज में ताकि महिलाओं का भी प्रावधान हो, है ना। ग्रामीण स्तर पे सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि महिलाएं हैं वो आपके सामने बढ़ चढ़ के राजनीति में भाग नहीं ले पा रही थी। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया? ये व्यवस्था है वो लागू की गई कि राजनीतिक स्तर पे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 1/3 आरक्षण और कई राज्यों में 50% तक आरक्षण दिया गया। SC ST के लिए जनसंख्या के अनुपात से आरक्षण दिया गया। और क्या किया गया? जहाँ पर SC की आपके सामने, ST की और OBC की जैसे और जो जनसंख्या देखने को मिलती है उस हिसाब से उन लोगों को भी वहाँ पे सीटों का आवंटन देखने को मिला। उनको जनसंख्या के आधार पे सीटें बांटी गई। स्वतंत्र चुनाव और वित्त। राज्य चुनाव आयोग और राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। अब जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है भाई। पंचायती राज चुनाव के चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। किसके द्वारा कराए जाते हैं? जो राज्य चुनाव आयोग होता है उसके द्वारा आपके सामने क्या करवाए जाते हैं? स्वतंत्र चुनाव करवाए जाते हैं। राज्य चुनाव आयोग के द्वारा क्या करवाया जाता है भाई? आपके सामने जो स्वतंत्र जो चुनाव है वो करवाए जाते हैं राज्य चुनाव आयोग के द्वारा। और एक वित्त आयोग का भी गठन किया गया। क्या किया गया? जो वित्त आयोग होता है उसका भी आपके सामने क्या हुआ? गठन देखने को मिलता है। प्रभाव और मूल्यांकनों की बात करें, पहला पॉइंट है सकारात्मक प्रभाव। इसमें ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व की नई पौध तैयार हुई। इसमें क्या हुआ? जो सबसे निचला स्तर ग्रामीण स्तर होता है वहां पर भी लोग राजनीति में भागीदारी देखने को मिली। लोगों को राजनीति से जुड़ाव महसूस हुआ। वहां से भी लोग राजनीति में आना शुरू हुए। अक्सर भारत में क्या देखते हो? अपने अपने आसपास क्षेत्र में पहले व्यक्ति सरपंच बनता है, फिर वो प्रधान बनता है और फिर वो विधायक के चुनाव लड़ता है। ऐसे होता ना, फिर वो सांसदीय के चुनाव लड़ता है। तो वो सबसे पहले जो सरपंची का जो चुनाव है वहां से वो व्यक्ति तैयार होता है, फिर वो प्रधान के चुनाव लड़कर आता है, वहां से वो व्यक्ति धीरे धीरे वो तैयार होता है। तो इसी तरीके से जो आपके सामने जो नेतृत्व की नई पौधा वो तैयार होती है। महिलाओं और वंचित वर्गों में राजनीतिक सक्रियता बढ़ी। धीरे धीरे क्या हुए? जो महिलाएं हैं और जो वंचित वर्ग है उसमें भी क्या आपके सामने भाई महिलाओं को भी धीरे धीरे आरक्षण दिया गया, जिससे क्या हुई? उनकी भी जो राजनीतिक सक्रियता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्या होने लगी? राजनीतिक सक्रियता वो बढ़ने लगी। स्थानीय समस्याएं, सड़क, नाली और प्राथमिक शिक्षा का समाधान और स्थानीय स्तर पर भी संभव हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ भाई? जो MLA MP ग्रामीण स्तर पे चीज़ों को, समस्याओं को नहीं समझ पाते थे क्योंकि उनके पास बहुत से गांव होते थे भाई। तो पंचायती राज के जो सबसे छोटा हिस्सा होता था जहां पर एक एक गांव में जो सरपंच चुनकर आए उनके द्वारा उनके गांव में, उनके शहर में क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाने लगा। जैसे सड़क, नाली और प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है वो धीरे धीरे संभव होने लगे। चुनौतियां क्या हैं? पंचायतों के पास आज भी पर्याप्त वित्तीय स्वायत्ता नहीं है। मतलब आज भी जो भारत की पंचायतें हैं वो लगभग सरकार के दिए गए अनुदान पर ही निर्भर करते हैं, खुद के द्वारा पैसा जनरेट नहीं कर पाते हैं। प्रधानपति जैसी कुप्रथाओं में महिला आरक्षण के वास्तविक प्रभावों को सीमित किया है। मतलब महिलाएं चुनकर तो आ जाती हैं सरपंच या प्रधान, लेकिन होता कौन है? वास्तविक निर्णय कौन लेता है? उनका पति ही वो निर्णय लेता है। तो ये प्रधानपति जैसी कुप्रथाएं हैं उसमें महिला आरक्षण दे तो दिया गया लेकिन उस आरक्षण का कोई महत्व ज्यादा नहीं है। नौकरशाही का अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण तकनीकी कौशल में भी कमी देखने को मिलती है। मतलब नौकरशाही है, क्या है? जो नौकरशाही है उसका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप देखने को मिलता है, इसीलिए जो तकनीक कौशल है उसमें भी क्या बहुत बड़ी बाधाएं आती हैं। लोग खुद जो सरकार में जो लोग हैं वो आपके सामने अपने खुद के फैसले नहीं ले पाते हैं।
अगले वाला पॉइंट है, भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में चर्चा कीजिए तथा जाति व राजनीतिक अंतर संबंधों का विश्लेषण कीजिए। क्या हुआ, भारत में मतदान कैसे दिया जाता है, लोगों का क्या व्यवहार होता है जब वो मतदान देते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में अपन विस्तार से समझेंगे तथा जाति का और राजनीति का क्या संबंध है, जाति और राजनीति का क्या संबंध है उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में मतदान के निर्णय कई कारकों को प्रभावित करते हैं। मतलब भारत क्या है, एक छोटा देश नहीं है, भारत एक छोटा देश नहीं है भाई, बहुत बड़ा देश है। और यहाँ पर जो लोगों के जो मतदान देने का जो निर्णय होता है, मतलब लोग किस प्रकार से मतदान देंगे, वो जो निर्णय लिया जाता है वो एक बिंदु नहीं, अनेकों अनेक बिंदुओं पर निर्भर करता है। समझ में आ गई, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है। इसी को मतदान व्यवहार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मतदान व्यवहार या वोटिंग बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, वोटिंग बिहेवियर के नाम से अपन इसको जानते हैं। समझ, लोग किस आधार पे मतदान करेंगे, है ना, उसको मतदान व्यवहार या वोटिंग बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। मतदान व्यवहार के निर्धारित कारक क्या होते हैं, मतलब लोग किस आधार पे मतदान करेंगे, उसके पीछे कौन कौन से तत्व होते हैं भाई। पहला तत्व होता है करिश्माई नेतृत्व है, प्रधानमंत्री या क्षेत्रीय नेताओं की व्यक्तिगत छवि। मतलब भाई कोई व्यक्ति ने इस प्रकार से भाई आपके सामने इतना काम कर दिया कि उस लोगों को प्रति लोगों की सहानुभूति कि भाई ये व्यक्ति है ना, हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे पंचायत की क्या करेगा, दशा दिशा बदलने का काम करेगा। कोई इस प्रकार का व्यक्ति जिसकी खुद की इतनी सुदृढ़, मजबूत और शानदार छवि होती है, जिसके कारण क्या होता है, लोग उसका चुनाव करते हैं। इस प्रकार के नेताओं को क्या कहा जाता है, करिश्माई नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, करिश्माई नेतृत्व के नाम से जाना जाता है। करिश्माई नेतृत्व का अर्थ यही होता है कि लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री, क्षेत्रीय नेताओं की जो व्यक्तिगत छवि होती है उसके आधार पर लोग वोट देने का काम करते हैं। अगले वाला पॉइंट होता है आर्थिक कारक, महंगाई, बेरोजगारी और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, फ्रीबीज है, उसके आधार पर लोगों को क्या करते हैं, आपके सामने वोट करते हैं। व्यक्तिगत मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, सॉरी व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक मुद्दे, जैसे महंगाई, समाज में बढ़ती हुई महंगाई लोगों को क्या करती है, वोटिंग पैटर्न में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। क्यों, महंगाई बढ़ रही होती है तो लोगों के पास भाई पैसा नहीं रहता, हाथों में पैसा नहीं रहेगा तो लोगों के जनजीवन वो अस्त व्यस्त हो जाता है। इस कारण महंगाई, समाज में बढ़ती हुई बेरोजगारी, युवा वर्ग है, आज के समय भारत में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके आधार पर लोग वोट करते हैं। और अनेक प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर भी लोग अक्सर वोट करने का काम करते हैं। अगले वाला पॉइंट होता है क्षेत्रीयवाद, स्थानीय अस्मिता और विकास के मुद्दे। मतलब लोग अपने स्थानीय क्षेत्र को भी ध्यान में रखकर वोट किया जाता है। लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, अपने स्थानीय जो अस्मिता है, जो स्थानीयता के जो मुद्दे होते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में भी रखकर कि भाई ये लोग हमारी स्थानीयता, हमारे माटी, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, उन सब लोग चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसके आधार पे भी वोट देखने को मिलता है। ये अक्सर दक्षिणी भारत में भाई आपके सामने वोटिंग पैटर्न अक्सर ये इस प्रकार का वोटिंग पैटर्न देखने को मिलता है, जहाँ पर लोग किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, स्थानीयता को ज़्यादा महत्व देते हैं। किस चीज़ को, स्थानीयता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगले वाला पॉइंट है मीडिया और सोशल मीडिया का प्रावधान। सूचनाएं का प्रवाह और धारण निर्माण करना, परसेप्शन बिल्डिंग करना। क्या होता है आपके सामने, अक्सर जो सूचनाएं होती हैं, अक्सर क्या होती है, जो सूचनाएं होती हैं उनका प्रवाह होता है और धारण निर्माण करना, धारण क्या, परसेप्शन बिल्डिंग। काफ़ी बार क्या कर दिया जाता है, इस प्रकार से जो चुनाव प्रचार कोई परसेप्शन पे कर दिया जाता है। कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया भाई आपके सामने, जैसे भाई आपके सामने जो राष्ट्रवाद का मुद्दा हो गया, देशभक्ति का मुद्दा हो गया, तो इस प्रकार के मुद्दे और परसेप्शन बना दिए जाते हैं, वो भी आपके सामने क्या है, वोटिंग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जाति और राजनीति का अंतर संबंध, रजनी काठौरी ने इसे जाति का सामाजिक राजनीतिकरण के नाम से जाना है। क्या जाना है, जो रजनी काठौरी हैं, रजनी काठौरी ने क्या कहा है, जाति का राजनीतिकरण के नाम से जाना है। किस नाम से जाना जाता है, जाति के राजनीतिकरण के नाम से जाना जाता है। कि लोग वोट किस आधार पे देते हैं, जातियों के आधार पे वोट देते हैं। किस आधार पे वोट देते हैं, जातियों के आधार पे वोट देते हैं लोग। जाति का राजनीतिकरण देखने को मिलता है। भारत में जाति और राजनीति एक दूसरे से गहराई से प्रभावित करते हैं। भारत में क्या होता है, जाति और राजनीति होती है वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं, गहराई से जुड़ी रहती हैं। उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं। क्या होती हैं, जाति और राजनीति हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूती और गहराई से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। भारत में अगर सीटें बटेंगी तो जातियों के आधार पे,
राजनीति होगी तो जाति के आधार पे, वोट मांगे जाएंगे तो जाति के आधार पे। तो राजनीति कहीं ना कहीं आपके सामने जाति व धर्म से तो जुड़ाव उसका होता ही होता है। अगले वाला पॉइंट है टिकट वितरण। राजनीतिक दल किसी निर्वाचन क्षेत्र में उसी जाति के उम्मीदवार को प्राथमिकता देते हैं जिसकी संख्या अधिक होती है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है भाई। भारत में वो वोटिंग पैटर्न में खास चीज़ होती है कि लोग जाति को ध्यान में रखकर ही क्या करते हैं भाई, आपके सामने टिकट का बंटवारा करते हैं। समझ में आ गया। आपने देखा होगा कि भाई जब भी टिकट के बढ़ते हैं तो आप अक्सर ये देखा जाता है कितनी ऊंची जाति के हैं, कितने एससी के हैं, कितने एसटी के हैं, कितने ओबीसी के हैं, कितने जनरल के हैं, है ना। इस आधार पे आपके सामने निर्वाचन क्षेत्र में जातियों का प्राथमिकता दी जाती है। जातिगत गोलबंदी, कास्ट मोबिलाइजेशन, अजगर और माय जैसे समीकरणों के आधार पे वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, आपके सामने जातियों के आधार पे लोगों को कहा जाता है कि भाई आपका जाति का व्यक्ति है, इसी को वोट दो। कहीं ना कहीं आपका विकास, कहीं ना कहीं आपकी बात ये व्यक्ति सुनेगा। तो कोशिश की जाती है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कैसे न कैसे चुनाव को क्या किया जाए, जातियों के आधार पे उसको विभाजित किया जाए, जातिगत गोलबंदी करने का प्रयास पूर्ण रूप से किया जाता है। जातिगत दबाव समूह, विभिन्न जातियां अपने हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक सौदेबाजी करती हैं। क्या करती हैं, अलग अलग प्रकार की जातियां हैं, वो अपने हितों को, उनके जो हित होते हैं उनका संरक्षण करने के लिए क्या करती हैं, राजनीतिक सौदेबाजी भी करती हैं। भाई राजनीतिक रूप से खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। हालांकि कुछ वर्षों में जो विकास, डेवलपमेंट में राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे ने जातिगत समीकरणों के बावी होते दिखाई दिए हैं। आजकल भारत में क्या है, आपके सामने जाति से ऊपर धर्म और राष्ट्रवाद का मुद्दा, देशभक्ति का मुद्दा काफी प्रभावी रूप से प्रचलित रहा है। काफी उसका क्या देखने को मिलता है भाई, काफी वो प्रचलित मुद्दा है। और प्रो इकोनॉमेंसी की जो लहर है, मतलब सरकार के द्वारा किए गए जो काम है उससे जनता बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देती है। इस प्रकार से क्या होती है, सरकार बार बार चुनकर आ रही है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में चुनावी सुधारों की क्या आवश्यकता है, प्रमुख सुधारात्मक सुझावों का विश्लेषण दीजिए। क्या बताना आपको, भारत में चुनावी सुधारों की आवश्यकता क्या होती है, प्रमुख चुनावी सुधार कौन कौन से होने चाहिए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की क्या होती हैं, आत्मा होती हैं। मतलब कोई भी चुनाव करवाया जाए वो कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। मतलब कोई भी चुनाव हो वो एकदम स्वतंत्र हो और निष्पक्ष होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर स्वतंत्र चुनाव नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, तो अगर आप कोई व्यक्ति को चुन रहे, किसी और व्यक्ति को चुनकर और कोई आ रहा है, तो जनता की जो भावना है, जनता की जो वैचारिकता है उसको ठेस पहुंचती है और लोग क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। लोगों में क्या हो सकता है, बहुत बड़े दंगे हैं वो हो सकते हैं। तो लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारतीय चुनाव प्रक्रिया में व्याप्त खामियां दूर करने के लिए चुनावी सुधार अनिवार्य होते हैं। क्या होते हैं, भारतीय जो चुनावी प्रक्रिया है उसमें जो कमियां हैं उसको समय समय पर दूर किया जाता है। क्या किया जाता है, समय समय पर उन कमियों को दूर किया जाता है, उन खामियों को दूर किया जाता है, जिससे क्या होता है भाई, आपके सामने जो चुनावी प्रक्रिया है वो सही चल सके, मजबूत और सुदृढ़ तरीके से चल सके। समय समय पर उन सब प्रक्रियाओं में आपके सामने जो चुनावी प्रक्रिया होती है उसमें सुधार करने की सख्त जरूरत होती है। सुधारों की आवश्यकता के कारण कि चुनाव में सुधार करने जरूरी हैं तो क्यों है, धन बल का प्रयोग, चुनाव में बढ़ता काला धन और खर्च की सीमा का उल्लंघन। हम क्या देख रहे हैं, भारत में समय के साथ क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, चुनाव में जो काला धन है, मतलब जो पैसा है, लोग है वो धन बल के आधार पे, मतलब लोग क्या करते हैं भाई, आपके सामने कोई गलत तरीके से पैसे को कमाते हैं और उस पैसे का क्या किया जाता है, लोग चुनाव के अंदर उपभोग करते हैं। समझ में आ गया। तो जो पैसा होता है, जो चुनाव में बढ़ता हुआ काला धन और खर्च की जो सीमा है उसका कोई व्यक्ति ध्यान नहीं रखता है। सरकार तो क्या करती है कि एमएलए एमपी का 5-10 लाख रुपए का ही खर्चा दिखा रखा चुनाव आयोग ने, तो और खर्चा कितना होता है, 5-10 करोड़ तक देखने को मिलता है। 10 गुना ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, 10 क्यों, काफ़ी बार तो 20-20, 30-30 गुना ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। तो यही जो धन बल का उपयोग किया जाता है चुनाव में, काले धन का उपयोग और खर्चों की जो समय सीमा देखने को मिलती है, खर्चे की सीमा का उल्लंघन होता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों, लोग क्या करते हैं, लोगों को धन के आधार पे, है ना, जातियों के आधार पे, शराब के आधार पे, इन सब आधार पे लोगों को क्या किया जाता है, वोट को खरीदारी करने का प्रयास किया जाता है। जाति का अपराधीकरण, दागी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या। क्या होता है, किसी एक बी पार्टी का एक व्यक्ति है, उसको टिकट नहीं दिया गया तो वो सी पार्टी में चला जाएगा और वहां से चुनाव लड़ेगा।
तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों? क्योंकि लोग उसको बी पार्टी के विचारधारा से लोग उससे जुड़े हुए थे और उसको सी पार्टी से कोई मतलब ही नहीं उनका। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से लोगों की क्या जो दागी पृष्ठभूमि है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोग एक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और फिर जब उनको टिकट नहीं मिलता तो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ लेते हैं। ये भी भारतीय लोकतंत्र के में बहुत बड़ी समस्या है। या काफ़ी बार क्या चुनकर किसी एक पार्टी से गए फिर दूसरी पार्टी में आपके सामने वो चले जाते हैं। फर्जी खबरें और दुर्विकरण। सोशल मीडिया के माध्यम से मतदाताओं को क्या किया जाता है? गुमराह किया जाता है। सोशल मीडिया होती है, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या किया जाता है? जो मतदाता होते हैं, जो वोट देने वाले लोग होते हैं, उनको धीरे धीरे क्या कर दिया जाता है? गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। क्या किया जाता है? गुमराह करने का प्रयास किया जाता है। लोगों को गलत खबरें दिखाई जाती हैं, लोगों को ये दिखा दिया जाता है कि भाई आपके सामने कि आपको इस तरीके से परेशानी होगी, ये होगा, वो होगा। इस तरीके से सोशल मीडिया पर जो ध्रुवीकरण किया जाता है, लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास किया जाता है। दलों के भीतर लोकतंत्र का भाव, वंशवाद व अपारदर्शिता जो कार्य प्रणाली देखने को मिलती है। लोकतंत्र में क्या होता है? भाई आपके सामने वंशवाद का कोई महत्व नहीं है। क्या नहीं है? वंशवाद का कोई महत्व नहीं है। पारदर्शी कार्य प्रणाली होना भी जरूरी होती है। तो दलों के भीतर क्या होता है? भाई आपके सामने लोकतंत्र वो खत्म होता जा रहा है। बेटा एमएलए है, बाप एमएलए है तो बेटा एमएलए बनेगा। आज के अंदर जितने भी युवा एमएलए एमपी हैं, देखना उनको अधिकतर किनके, जिनके पिता कहीं ना कहीं, जिनके पिता का या उनके घर का कहीं ना कहीं राजनीति से क्या था? जुड़ाव था। मतलब नए लोग राजनीति के अंदर धीरे धीरे आने कम हो गए हैं और पारदर्शिता नहीं दिखाई देती है कार्य प्रणाली। अब हमारे चुनाव में हम कैसे सुधार कर सकते हैं? पहला पॉइंट है राज्य द्वारा वित्त पोषण करना, स्टेट फंडिंग करना। इंद्रजीत गुप्त समिति ने सुझाव दिया था चुनाव का खर्च सरकार वहन करे ताकि धनबल है वो प्रभाव कम हो सके। ये अच्छा पॉइंट है। या फिर एक बार ये चुनाव किया जाए, एक चुनाव किया जाएगा तो भी इस पर आपके सामने क्या होगा? ये कमियां देखने को मिलेगी। इंद्रजीत गुप्त समिति ने ये कहा कि एक एक जो कैंडिडेट खर्चा करता है ना, उसके बजाय अगर सरकार खर्चा करना शुरू कर देगी ना, तो इससे क्या होगा? भाई आपके सामने जो जितना धन खर्च होता है ना, वो धीरे धीरे क्या होगा? आपके सामने धनबल है उसका उपयोग कम हो जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव, बार बार चुनाव होने से चुनाव खर्चों और आचार संहिता के साथ क्या होता है? विकास कार्य में भी बाधा पहुंचती है। भारत में क्या है? थोड़ा सा समय निकलता है कहीं पर चुनाव जाते हैं, थोड़ा सा समय निकलता है कहीं पर चुनाव आ जाते हैं। तो लगातार चुनाव होते रहते हैं पूरे भारत के अंदर। इस वजह से क्या होता है? भाई आपके सामने बार बार आचार संहिता लगती है, विकास कार्य रुक जाते हैं और आपके सामने जो लोगों के जो काम है वो नहीं हो पाते हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा भी देखने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों के लिए रोकने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए? वन नेशन वन इलेक्शन वाली पॉलिसी लागू करनी चाहिए, जिससे क्या चुनाव सीमित हो सकें। अपराधियों पर पूर्ण रोक, गंभीर अपराधियों में आरोपित व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करना। सरकार को ये प्रयास करना चाहिए। चुनाव आयोग भी अक्सर ये सुझाव देता है कि आप गंभीर अपराधियों वाले व्यक्तित्वों को, जिन पर हिस्ट्री सीटर जैसे आपके सामने जिन पे मुकदमे लगे हुए हैं, उन सब लोगों को कभी भी चुनाव में नहीं लड़ाना चाहिए। लेकिन सरकार तो लड़ाती उन्हें अक्सर। वीवीपैट और पारदर्शिता, ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों को 100% मिलान की मांग की जाती है। मतलब वीवीपैट क्या होता है? आप जब चुनाव देके आते हो तो ईवीएम में आपने बटन दबाया, उसके बाद में एक पर्ची दिखाई देती है कि आपने कौन सी पार्टी को जो क्या बटन दबाया है, उसी पार्टी को वोट गया नहीं किया गया है। तो उसका मिलान, वो वीवीपैट होती है, उनका मिलान करना जरूरी होता है। आज के समय भी होता है, लेकिन 1-2 ईवीएम की वीवीपैट को ही मिलाया जाता है, रैंडम वीवीपैट को ही। चुनावी बॉन्ड के विकल्प में अत्यधिक पारदर्शिता। अक्सर सरकार क्या करती है? अपना खर्चा चलाने के लिए जो चुनावी बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेती है, उसके लिए भी क्या करना चाहिए? आपके सामने और पारदर्शिता होनी चाहिए उसके प्रति भी। नोटा को प्रभावी बनाना, यदि नोटा नन ऑफ द अबाव को सर्वाधिक वोट मिले हैं तो निर्वाचन क्षेत्र में पुनः मतदान का प्रावधान करना। अगर नोटा को बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं तो फिर से चुनाव करवाना भी आवश्यक है। तो कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना भाई, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।